विरोधी दल की भूमिका के बारे में सवाल उठाया तो हम ही हैं विरोधी दल। जहां भी जो भी गलत होता है, ये संविधान को कुचला जाता है तो हम खड़े। आज आसाम से केरल तक हमारे जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के साथी लड़ने के लिए मजबूर है, पर मजबूर नहीं है, मजबूत एकता और समन्वय के साथ लड़ते हैं। राजनीति को संख्या की गिनती पर चलती है, वो जाति के हो या मजहब के हो। हम तो जाति निर्मूलन के पक्ष में, हम सर्वधर्म समभाव, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। तो साथियों, ये अस्तित्व के मुद्दों की जो बात आज यहाँ उठाई जा रही है, अस्तित्व के ये मुद्दे जिसमें हर अधिकार आता है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, केवल कानूनी नहीं, और केवल संवैधानिक भी नहीं, मानवीय अधिकार की भी बात है। इनके लिए अगर जनता खड़ी नहीं होगी तो वो खुश हो जाएंगे। आज केवल चौकीदार नहीं, चौकीदारी करते तो देश बच जाता ना भाई, वही ठेकेदार बन गए हैं और गौतम अडानी सबके बड़े ठेकेदार। तो देश का ठेका देने वाले जल, नदी, जंगल, जमीन, रोजगार के लिए सबसे आधार रहे सार्वजनिक उद्योग, सबका ठेका देने वाले जो है वही सबसे बड़े ठेकेदार। आपने कहा कि सोच नहीं है, समझ नहीं है, मुझे तो लगता है सोच है और पूरी समझ है कि इसी रास्ते से वो अपनी चुनावी राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई कर सकते हैं और उसके आधार पर रेवड़ियां बांटकर, वोट के आधार पर नहीं तो नोट के आधार पर जीत सकते। तो जो ये ठेका पद्धति है, ये ठेका पद्धति श्रमिकों को इस गैर बराबरी के तहत बंधक मजदूर बनाने की पद्धति। तंत्र के चारों स्तंभ, हम तो मानते हैं कि पांचवा नहीं, पहला स्तंभ जनता ही होना चाहिए। उसको छोड़कर चार स्तंभों की बात बहुत जोर शोर से होती है। हर स्तंभ को कुछ न कुछ धीमक लग गई, जनता का जनस्तंभ ही खड़ा होना सबसे बेहद बात है, क्योंकि जनतंत्र अगर होता है तो संविधान बचेगा। अन्यथा बाबा साहब ने ही जो कहा था कि अगर ये संविधान नहीं पालन किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो गाड़ दो इसको। भारत एक बहुत बड़ा व्यापक इंसानियत का उद्देश्य लेकर चलने वाला संगठनों का समन्वय, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई। ये हमारे नारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने आज के देश के हालात में ऐसा एक मुद्दा उठाया है कि जो श्रमिकों का एक अहम मुद्दा है और देश की अर्थव्यवस्था को संविधान के चौखट में अगर देखा जाए तो जो बर्बादी भुगती जा रही है उसका भी एक अहम आधार है। हम देख रहे हैं देश के हालात क्या है। हम केवल नर्मदा बचाओ नहीं कर रहे हैं, पर नर्मदा को बचाना आज भी ज़रूरत है। 38 साल के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, क्योंकि वो एक प्रकार से फेल हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके बना हुआ बांध, जिसने आज गुजरात को भी ध्वंस किया है, 150 मध्य प्रदेश के गांवों को ध्वस्त किया है। कच्चे के किसान, एक भी किसान को सिंचाई नहीं दी। पर साथियों, आज देश के हालात देखकर देश बचाओ देश बनाओ ये नारा नहीं, एक संकल्प की जरूरत है। ये बात तो सभी ने रखी है। और हिंसा एक ऐसा मुद्दा है कि जो यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो हम देखते हैं, सत्ताधीश एक नए प्रकार से हिंसा का समर्थन करते हैं। ये भी एक बहुत ही धक्कादायक बात हम महसूस करते हैं। पर आज इसीलिए हमारे देश में आजादी आंदोलन से लेकर हर जन आंदोलन जो अहिंसा के पथ पर चलता है, जो सत्याग्रही बनकर चलता है, उसने गांधी, बाबा साहेब, महात्मा फुले, सावित्रीबाई और फातिमा शेख, कार्ल मार्क्स, सभी के मार्गदर्शन को एकत्रित लाकर एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात सोचना ही नहीं, उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। मैं मानती हूं कि लड़ना जरूरी है, लेकिन क्या दलीय चुनावी राजनीति के द्वारा ही लड़ना जरूरी है, या राजनीति का जो व्यापक अर्थ है, जनता और सत्ता के बीच का संबंध ठीक करना, जो हमारी जन आंदोलनों की राजनीति मानती है, और इस प्रकार के एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा को भी अपनाना बेहद जरूरी होता है। विरोधी दल की भूमिका के बारे में सवाल उठाया तो हम ही हैं विरोधी दल। जहां भी जो भी गलत होता है, ये संविधान को कुचला जाता है तो हम खड़े होते ही हैं। आज आसाम से केरल तक हमारे जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के साथी लड़ने के लिए मजबूर है,
पर मजबूर नहीं है, मजबूत एकता और समन्वय के साथ लड़ते हैं। क्योंकि आज सही है जो माइकल साहब ने बात हुई, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, एक साल में 300 ईसाइयों पर हमले हुए, घर ध्वस्त हुए हैं। मुस्लिम समाज तो क्या भुगत रहा है ये देखकर दिल जल उठता है। और अल्पसंख्यक का कहकर एक अपमानित करना हमको तो मंजूरी नहीं है। राजनीति तो संख्या की गिनती पर चलती है, वो जाति के हो या मजहब के हो। हम तो जाति निर्मूलन के पक्ष में हैं और हम सर्वधर्म समभाव, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। तो साथियों, ये अस्तित्व के मुद्दों की जो बात आज यहाँ उठाई जा रही है, ठेका प्रथा का एक मुद्दा लेकर, जिसका व्यापक आर्थिक कैनवास तो मेहरोत्रा जी ने रखा, राजनीतिक कैनवास सुमित भाई ने रखा। मैं तो उन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर हम लोग अगर अस्तित्व के ये मुद्दे जिसमें हर अधिकार आता है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, केवल कानूनी नहीं, और केवल संवैधानिक भी नहीं, मानवीय अधिकार की भी बात है, इनके लिए अगर जनता खड़ी नहीं होगी तो वो खुश हो जाएंगे। जो आज केवल चौकीदार नहीं, चौकीदारी करते तो देश बच जाता ना भाई, वही ठेकेदार बन गए हैं और गौतम अडानी सबके बड़े ठेकेदार। तो देश का ठेका देने वाले जल, नदी, जंगल, जमीन, रोजगार के लिए सबसे आधार रहे सार्वजनिक उद्योग, सबका ठेका देने वाले जो है वही सबसे बड़े ठेकेदार है। इनका ठेकेदारी का मामला एक ऐसे बिचौलियोपन का मामला है कि जो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ा रहा है। और ये जो मुनाफाखोरी है, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, किसके पक्ष में उदार और निजीकरण, इस आर्थिक व्यवस्था के द्वारा आई 1980 से, लेकिन आज एक ऐसी ऊंचाई पर चढ़ चुकी है कि उसको बढ़ावा देने वाले खुद को तो विश्व गुरु मानेंगे, पर हमारे श्रमिक तो लुटेरे ही मानेंगे। तो आज ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश के हालात में बेरोजगारी नहीं, गैर बराबरी बढ़ी हुई है। और ये इतनी विभत्स गैर बराबरी, ये नतीजा भी है और कारण भी है। अब देखिए कि लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में 10-10 गुना कैसे बढ़ी बिलियनर्स की, अब्जाधीशों की भी कमाई और संपत्ति। ऐसा कैसे हुआ कि लोग बेरोजगार हुए करोड़ों में और लाखों में अर्ध रोजगार भी हुए। ये कैसे कि इस देश में 1007 व्यक्तियों के पास 1000 करोड़ की संपत्ति रहती है कम से कम, पर 1% सबसे ऊंचे जो है उनके हाथ में 40% संपत्ति। ये बात तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट से आई, अब तो वो 58% तक बढ़ चुकी है। ये कैसे कि लोग न केवल किसान पर श्रमिक भी, जिनकी गिनती भी नहीं है, क्राइम ब्यूरो के पास रिकॉर्ड भी सही नहीं है, ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और वो आत्महत्या नहीं है, वो व्यवस्था ने की हुई हत्या है। ये हमको समझकर उस पर सवाल उठाना जरूरी है। हम देखते हैं इसलिए कि आज अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से रोजगार निर्माण की जरूरत है, उसके बराबर विरोधी दिशा में रोजगार विनाश की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है। मेहरोत्रा जी, आपने कहा कि सोच नहीं है, समझ नहीं है। मुझे तो लगता है सोच है और पूरी समझ है कि इसी रास्ते से वो अपनी चुनावी राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई कर सकते हैं और उसके आधार पर रेवड़ियां बांटकर, वोट के आधार पर नहीं तो नोट के आधार पर जीत सकते हैं। और इसीलिए आज ये आर्थिक राजनीतिक जो गठबंधन है, उसी के तहत ये बिचौलियापन और ये ठेका पद्धति सोच समझकर आगे बढ़ाई गई है और बढ़ाई जा रही है। और ये एक प्रकार की गुलामी है। बाबा साहब ने क्या नहीं कहा है संविधान में, अकेले ने नहीं, पूरे संविधान सभा ने, लेकिन पूरे देशों के संविधानों का अभ्यास करके बाबा साहब ने ये कहा था, आप अगर संविधान सभा की चर्चा पढ़ेंगे ही, पढ़े होंगे भी, कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है
वो सभी बुनियादी अधिकार होने चाहिए। आज उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत और नॉन जस्टिसिएबल कि इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं खड़े रह सकते हैं, ये बनाया गया, एक प्रकार से सीमांत किया गया। तो आज एक एक मार्गदर्शक सिद्धांत में जो समता और न्याय की बात शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, जो सबसे अधिक झलक रही है, उसको नकारा जा रहा है। और कौन लड़ेगा इन करोड़पतियों और अब्जापतियों के सामने? क्या केवल अमेरिका की हिडेनबर्ग ही करेंगे? हम लोगों को ही सभी आधार पर, जिसमें ठेका पद्धति के खिलाफ चलने वाला कपिल साहब और सभी का नेतृत्व लेकर चलने वाला आंदोलन हमारा श्रमिक जनता संघ भी मानता है, तो ये भी शामिल है। हम लोग ये समझे कि बाबा साहब की हो या गांधी जी की हो, सोच में एक प्रकार की समानता है। कई लोग बहुत ही हिलमिल जाएंगे ये सुनकर। मुझे लगता है कि आज वो समय नहीं है कि गांधी और अंबेडकर, गांधी और शहीद आजम भगत सिंह के बीच में हम ऐसे विभाजन करें कि सबका मार्गदर्शन लेकर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की जनतंत्र और संविधान के दायरे में हम सोच ही नहीं पाए। आज जरूरी है ये सब चीज़ों के आधार पर सोचना। तो जो ये ठेका पद्धति है, ये ठेका पद्धति श्रमिकों को इस गैर बराबरी के तहत बंधक मजदूर बनाने की पद्धति है। इस देश में बॉन्डेड लेबर एक्ट भी है, लेकिन कौन इसका पालन करता है? स्वामी अग्निवेश जी आज नहीं रहे, और उन्होंने जो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जो अनुभव किया सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब, उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पांव नहीं रखूंगा। आज तो उससे ज़्यादा बात आगे गई। जनतंत्र के चारों स्तंभ, हम तो मानते हैं कि पांचवा नहीं, पहला स्तंभ जनता ही होना चाहिए। उसको छोड़कर चार स्तंभों की बात बहुत जोर शोर से होती है। हर स्तंभ को कुछ न कुछ धीमक लग गई है, तो अभी जनता का जनस्तंभ ही खड़ा होना सबसे बेहतर बात है। क्योंकि जनतंत्र अगर होता है तो संविधान बचेगा। अन्यथा बाबा साहब ने ही जो कहा था कि अगर ये संविधान नहीं पालन किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो गाड़ दो इसको। आज ऐसा ही लगता है जब दिल जलता है कि उसमें संविधान के भी मूल्य जलते हैं। एक याचिका लगी हुई है कि सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो 1976 में शब्द नहीं मूल्य ऐड किया गया संविधान में, उन दोनों को हटा दो। तो आप समझ सकते हैं कि वैकल्पिक संविधान भी शायद हिंदू राष्ट्र का तैयार रखा हुआ होगा। क्या होता है अगले चुनाव में, ये देखने तक वो चुप बैठेंगे, उसके बाद चिल्लाएंगे। आज ये ठेका पद्धति जो है वो कौन से क्षेत्र में नहीं है, ये पूछने की बात है। ठेका पद्धति हर कारखाने में आ जाई है। हमारी 6 साल से जो संघर्ष की चल रही है, मध्य प्रदेश में कुमार मंगलम बिरला सबसे ज्यादा पुरस्कृत उद्योगपति बन गए। वो घनश्याम दास बिरला की मानता नहीं रखते। आज वो लाखों रुपए हर महीने कमाने वाले 7 कंपनियों के सीईओ 2 बार फर्जी बिक्री करते हैं अपनी मिलों की। और जब पहली बार हम हराते हैं तो 4 साल मिल्स बंद होते हुए सेंचुरी की, यार्न और डेनिम की, हम लोगों को उनको तनख्वाह देना पड़ता है, 1000 श्रमिकों को। लेकिन दूसरी बार करने के बाद अभी हमारी लड़ाई जारी है। जीत गए तो अपील में गए हैं, कोर्ट कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई का आवरण मैदान हो गया है।